Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS। Recently फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया। अब ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो ये जो मैटर्स हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं, उन मैटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके कुछ की रिलेटेड चीज़ें ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ। वाई न्यूज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें किस किस टाइप की लिस्ट होती हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इफ अ नेशन इज इन ग्रे लिस्ट, उस पर कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं। सो दिस वीडियो कैन बी इंपॉर्टेंट। एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडिया की क्या की हाईलाइट्स हैं, व्हाट आर द देन आफ्टर दिस वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज वन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड वन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। वाई इज इट इन न्यूज़? सो रिसेंटली ये दिखाता है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है, खास करके अगर हम जो एलिट यहाँ पे फाइनेंसिंग जो होती है, यहाँ जो इलीगल फाइनेंस होता है, जो टेररिज्म फाइनेंस होता है, उसमें यहाँ पे देखा गया है कि थोड़ी सी प्रोग्रेस है भारत में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो डिसीजन बनाती है और ये 1989 में इस्टेब्लिश की गई थी जब G7 की समिट हुई थी पेरिस में। ये पॉलिसीज़ डेवलप करती है, खास करके जो इसकी पॉलिसीज़ हैं वो वर्क करती हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केस होते हैं उनके लिए यहाँ वर्क करती है। ये ध्यान रहे कि इट इज़ जस्ट अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी, ये केवल एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि काम करती है बेसिकली जनरेट करने के लिए जो पॉलिटिकल विल होती है, जैसे नेशनल लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के को लेकर के आने के लिए, खास करके मनी लॉन्ड्रिंग वाले मैटर्स में। ऑल्सो इसने जो वर्चुअल करेंसीज हैं रिसेंटली उनके साथ डील करना शुरू किया है। एफएटीएफ का सेक्रेटरीट जो है वो पेरिस में है। इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये स्टैंडर्ड सेट करता है और प्रमोट करता है ताकि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जैसे जो लीगल है यहाँ पे रेगुलेटरी या जो ऑपरेशनल मेजर्स होते हैं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट किया जा सके। एफएटीएफ वर्क करता है जो नेशनल लेवल वनरेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसका एम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज़ ना हो। नेक्स्ट, इसकी दो टाइप के लिस्ट्स होते हैं। इसके जो दो टाइप के लिस्ट्स हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो इन दो लिस्ट में एक जो लिस्ट है वो आती है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट, और नेक्स्ट जो लिस्ट आती है वो आती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में ऐसे कंट्रीज़ के नेम होते हैं जो कि ग्लोबल एफर्ट्स में कोऑपरेट नहीं करते, जैसे फाइनेंशियल क्राइम, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को फाइनेंस करना है, या फिर यहाँ जो वेपन्स का प्रोलिफरेशन है उनको फाइनेंस करना है। प्रेजेंट में अगर सितंबर 2024 का ही हम यहाँ पे डेटा लेते हैं, सितंबर 2024 में केवल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो नॉर्थ कोरिया है, ये ईरान के बाद यहाँ म्यांमार, ये मेंशन्ड है इसके ब्लैक लिस्ट में। ये तीन कंट्रीज़ हैं और ये एक बेसिकली कॉल फॉर एक्शन के लिए है। ग्रे लिस्ट ये एक लिस्ट होती है जहाँ पे हमारा पड़ोसी मुल्क अक्सर आता जाता रहता है। नेक्स्ट, ये जो है ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशंस एंटायरली कंपाइलिंग नहीं है और ये उतने एफिशिएंट नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक पाएँ। एट प्रेजेंट यहाँ पे सितंबर 2024 के ही डेटा को लेंगे तो यहाँ 21 कंट्रीज़ हैं जो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में है। नाइजीरिया, क्रोएशिया, नामीबिया, केन्या, सीरिया, वियतनाम और बहुत सारे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर कोई लिस्ट जो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में चली जाती है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक्स इकोनॉमिक सैंक्शन रखते हैं, ये इनको लोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम हो जाती है, सैंक्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाता है, इंटरनेशनल बॉयकॉट होने लगता है। सो दीज आर द थिंग्स। रिसेंटली पाकिस्तान इसमें नहीं है, अभी भी गया है, पर फॉर श्योर वो कुछ आने वाले समय में वापस आ जाएगा क्योंकि वो आता जाता रहता है इस लिस्ट में से। नेक्स्ट इज की हाईलाइट्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस रिपोर्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे एरिया जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंडिया पार्शली यहाँ पे देखा गया था कि यहाँ पे इंडिया जो है वो पार्शली कंप्लेंट थी, खास करके 3 एरियाज में यहाँ पे पार्शल कंप्लेंट है। पहला एरिया है एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, तीसरा जो है वो है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। बेसिकली इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन ये टैक्स एग्जेम्पशन इनको यहाँ पे जनरली जो है वो सरकार इनको टैक्स एग्जेम्प्ट यहाँ पे करती है। टैक्स एग्जेम्पशन से टेरर फंडिंग यहाँ इजीली हो सकती है। ये सिस्टम को बेटर मेजर्स चाहिए ताकि इसके जो रिस्क हैं
और इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कम किया जा सके इसके रिस्क को। नेक्स्ट, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं, एम्बिग्यूटीज एग्जिस्ट करती हैं रिगार्डिंग सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है जो डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। तो गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए एम्बिग्यूटीज को, क्योंकि जनरली जो पॉलिटिक्स में जाकर के या जो पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जो ब्लैक मनी है उसकी लॉन्ड्रिंग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस हैं इनकी बात करेंगे तो गैप एग्जिस्ट करता है रेगुलेशन में, सुपरविजन में, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली जो इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको, जो प्रेशियस मेटल है और स्टोन जो अकाउंट करते हैं 7% के लिए, और यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो अकाउंट करता है 5% के लिए। तो ये डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस हैं, तो यहाँ पर चूक होने के आसार हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे और चीज़ आती है वो आती है कि जो पीएमएस बेसिकली वनरेबल है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, खास करके यहाँ पे जो प्रेशियस मेटल्स हैं। तो प्रेशियस मेटल्स और जो स्टोन्स होते हैं, यहाँ पे प्रेशियस मेटल स्टोन्स जो हैं ये बेसिकली यूज़ किया जा सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स को भेजने के लिए, क्योंकि इन्हीं के विदाउट कोई ओनरशिप ट्रेल भी नहीं होगा अगर हम सीधा पत्थरों को यहाँ से भेज देते जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। साइज जो इंडिया के पीएमएस मार्केट का कंट्रीब्यूशन का है ये वनरेबिलिटी में है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के। सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें लगभग 1,75,000 डीलर्स हैं, लेकिन केवल 9,500 ही ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। नाउ रेशियो बहुत कम है रजिस्टर्ड का, और ये जो रजिस्टर्ड हैं वो होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। एफएटीएफ रिपोर्ट ये भी नोट करती है कि क्रिमिनल नेटवर्क हैं जो क्रॉस बॉर्डर वर्क करते हैं, खास करके इसी जो प्रेशियस मेटल और स्टोन वाले एरिया होता है पीएमएस सेक्टर में, और यहाँ पे दे मे बी अंडर इन्वेस्टिगेटेड, खास करके लॉ इन्फोर्समेंट में। अब यहाँ पे इंडिया का जो ग्लोबल रोल है कि हम एक बेजर कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो रिफाइंड डायमंड्स और जेम्स होते हैं, तो फ्रॉड स्मगलिंग टेक्निक्स यहाँ कंटिन्यूसली मॉनिटर की जानी चाहिए। यहाँ पे नीड है कि बेटर रिस्क अंडरस्टैंडिंग हो ताकि डीपर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ बनाया जा सके, ताकि जो रिस्क एसोसिएटेड है, खासकर जो गोल्ड है या जो डायमंड की स्मगलिंग होती है उसको यहाँ कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे और थ्रेट्स हैं, जैसे जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो थ्रेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। टेरर फंडिंग में इंडिया में सिग्निफिकेंट टेररिज्म फाइनेंस यहाँ पे देखा जाता है, खास करके थ्रेट हैं पर्टिकुलरली जो आईएस है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक है, एंड लेवेंट है ISIL, और इसके अलावा जो अल कायदा है, यहाँ की वजह से इसके जो लिंक ग्रुप्स हैं वो अभी एक्टिव हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में। और कई बार आप देखते हैं कि कई IIT के पढ़े स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं। रीजनल इंसर्जेंसीज होती हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी एक टेररिज्म रिस्क प्रमोट करते हैं। यहाँ पे जो कंट्री का एम्फेसिस है प्रिवेंशन डिसरप्शन होना टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि इसका प्रोसिक्यूशन हो सके, और यहाँ जो टेररिस्ट के जो फाइनेंशियरीज हैं उनको यहाँ पे कन्विक्ट किया जा सके। देयर कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो भारत में सिग्निफिकेंटली एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जैसे एक शार्प राइज है बैंक अकाउंट होल्डर्स में, और यहाँ डिजिटल पेमेंट्स भी जो हैं वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको एक वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से लेकर के एक हाई बिजनेस में भी, दोनों में आपको यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के लिए UPI बारकोड्स आसानी से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड है ड्यू डिलीजेंस, ताकि स्मॉल अकाउंट जो हैं ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी शो करें। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो जन धन आधार मोबाइल है, ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली, जिसको जैम इनिशिएटिव भी कहा जाता है, यहाँ इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए ताकि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो हो सकें, क्लियर हो सकें। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो GST का है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, ये अप्रिशिएट हुआ, E-इनवॉइसेज, E-बिल्स, ताकि सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। अब एक्शन यहाँ पे क्या लिया जा सकता है अगर हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करें तो एक्नॉलेज इफेक्टिव एक्शन यहाँ खासकर टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ले सकती है। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ले सकता है, बट यहाँ पे फिर भी इंडिया में ये पॉलिटिकली थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो जुड़ी चीज़ है कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इस रिपोर्ट के हिसाब से। सबसे पहला, इंडिया ने लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस देखे, कन्विक्शन देखे हैं, खास करके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। जैसे कि आप विजय माल्या को देख लीजिए, वो एक अलग केस है बट स्टिल ही इज स्टिल ऑन द लूज। नेक्स्ट इज टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हैं। अब यहाँ पे डिलेज दिखाता है जो प्रोसिक्यूशन है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के। ऐसे चैलेंजेस हैं, खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यहाँ पे जो एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA एक्ट जो है,
ये 2014 से 2022 के बीच में इसमें बहुत ज़्यादा केसेस इसके ऊपर आए, एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू भी इन्वेस्टिगेशन इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस हुए हैं, ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन कोई प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भारत में सबसे पहले पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग हैं वो इसकी अवहेलना करने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग की बात करेंगे तो कस्टमर रिस्क प्रोफाइलिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये इंप्रूवमेंट रिक्वायर करती है। एमसीए रजिस्ट्री जो है एक्यूरेट ओनरशिप और इन्फॉर्मेशन की, खासकर की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है ये रजिस्ट्री करे, यहाँ की जो नीड्स हैं वो ज़्यादा बेटर ओवरसाइटेड हों, ज़्यादा देखी जाए। नेक्स्ट जो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो भारत में बहुत ज़्यादा खास करके होती है वो है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लिंक जो है ग्रेटर फोकस हो, ताकि जो कनेक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बीच में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके चेन्स को ब्रेक किया जा सके। नाउ वी हैव today's prelims practice question. The question says which of the following is a key factor contributing to India's success in combating the money laundering? Weak legal framework, lack of international cooperation, ineffective financial intelligence units, or strong political will and institutional reforms. You can type down the comment section. There are let you know if it's not. Then we have today's main practice question for you. The question says, despite India's significant progress in combating the elite finance, the FATF mutual evaluation report highlights certain areas that require improvement. Critically analyze these areas and discuss the potential implications of India not addressing them promptly. So write this down write this question down 150 words and you can send it to us. Where you can send it? In the description box. You'll get the link of the app. Go to the app, go to the chat section, talk to our mentor, and you can send this for the free evaluation, because यही आपके पास जो टाइम बचता है सितंबर एंड से लेकर के नवंबर तक का, यही टाइम है जिसमें आप खासकर की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एंड विच इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल. So thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS.